गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज सबसे पहले हम 1995 कुछ पीवाईक्यू देखेंगे यूपी पीसीएस के। आप जानते हैं पीवाईक्यूज का काफ़ी वेटेज है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के मिलते हैं। तो बहुत शॉर्ट नोट्स में जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैंड रिटन है, तो काफ़ी जो है टाइम एफिशिएंट ये रहेंगे। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। डैगलर इन्होंने कार्बोरेटर की खोज की और चार्ल्स इन्होंने गैस इंजन की खोज की। मैच द फॉलोइंग में ये चीजें आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये जीवाणु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। और जो एहरेनबर्ग है इन्होंने जीवाणु नाम दिया 1829 में, और रॉबर्ट कोच ने जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उसके बाद आ जाते हैं एहरेनबर्ग और उसके बाद आ जाते हैं रॉबर्ट कोच। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये फादर ऑफ बैक्टीरिया कहलाते हैं, जीवाणु विज्ञान के पिता, बैक्टीरियल साइंस माफ कीजिएगा। एहरेनबर्ग जो है इन्होंने बैक्टीरिया का नाम दिया। सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये नाम ध्यान रखिएगा। और रॉबर्ट कोच ने जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया। उसके बाद देखते हैं रेटिना। रेटिना पर कभी पूछ लेते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। उसके बाद बात करते हैं वायरस की। वायरस जो है जीवित और मृतक की सीमा रेखा पर मौजूद रहते हैं। ये मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है। जो वायरस है वो जीवित और मृतक की सीमा रेखा पर मौजूद है। जो युगलीना है वो वनस्पति और जानवर की जीवन रेखा पर मौजूद होते हैं। जो अनावृत बीजी पौधे हैं फूल देने वाली या फूल ना देने वाली की सीमा पर मौजूद रहते हैं। यानी फूल देने वाले पौधे और फूल ना देने वाले पौधों के बीच में मौजूद होते हैं अनावृत बीजी पौधे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो वायरस है जीवित और मृतक की सीमा रेखा पर, युगलीना वनस्पति और जानवर की जीवन रेखा पर, और जो अनावृत बीजी पौधे हैं वो फूल देने वाले और फूल ना देने वाले की सीमा रेखा पर मौजूद रहते हैं। बात करते हैं पोलियो के टीके की। पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन सॉल्क ने करी थी, जॉन सॉल्क। और 1957 में एल्बर्ट सेविन ने मुंह से लेने वाली जो पोलियो वैक्सीन है उसकी खोज की थी, जो पोलियो ड्रॉप आजकल दी जाती है। तो एल्बर्ट सेविन ने इसकी खोज करी थी 1957 में। उसके बाद लुई पास्चर इन्होंने रेबीज के टीके की खोज करी थी। और जो पॉल एहरेनबर्ग हैं इन्होंने सीरोलॉजी की खोज करी थी। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रेशर कुकर के अंदर का जो तापमान है वो बाह्य वातावरण के समानुपाती होता है, इक्वल होता है। कुकर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर क्या टेम्परेचर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके पैरेलल रहता है। बात करते हैं पोटेशियम। ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए मददगार है पोटेशियम। सोडियम रक्त दाब नियंत्रित यानी जल संतुलन जिसको हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर, उसको नियंत्रित करने के लिए सोडियम है। और हीमोग्लोबिन तो आप जानते ही हैं, आयरन जो है रक्त में मौजूद। पॉल एहलिच है ये, माफ कीजिएगा, पॉल एहलिच ने सीरोलॉजी की खोज करी है। नेक्स्ट देखते हैं साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अभी हमने देखा है कि प्रेशर कुकर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के इक्वल होता है, जबकि साबुन के बुलबुले के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो रेड वेव लाल रंग है, उसका जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है।
यानी कहने का मतलब है, माफ कीजिएगा, कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है। रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है और जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है। ऐसे ही बैंगनी के केस में उल्टा हो जाएगा, वॉयलेट बैंगनी के केस में उल्टा हो जाएगा, जो वेवलेंथ है वो सबसे कम हो जाएगी और जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक टेलीस्कोप है, आप जानते हैं हबल। इसने एक उस समय पेपर में आया था, दूरस्थ तारे को खोजा था, इसका नाम था बीटलग्यूज या बीटलग्यूज, जो भी आप बोलना चाहें। आगे देखते हैं रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था, ये नाम बाय नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला था लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। और 29 मार्च 1848 को ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब का अधिग्रहण हो गया था। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको 2 अप्रैल 1949 भी देखने के लिए मिलेगा, 2 अप्रैल 1949 और 29 मार्च 1948। रंजीत सिंह, हाल फिलहाल क्वेश्चन ये है कि 4 भागों में अपने साम्राज्य को रंजीत सिंह ने बांटा था, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। अब कुछ कंटेम्प्रेरी पूछ लिए जाते हैं, समकालीन, कौन किसके समकालीन था, तो आपको हल्का फुल्का याद रखना है। जैसे मीराबाई 1499 से 1546 तक ये है, और आप ये मान के चले यहाँ पर लोधी, माफ करिएगा, हाँ जी, लोधी डायनेस्टी, उसके बाद बाबर, हुमायूं, यहाँ तक कि शेर शाह के समय तक भी ये मौजूद रही मीराबाई जी। उसके बाद तुलसीदास, ये अकबर के समकालीन है, 1532 से 1623, जहांगीर भी हैं इसी समय। फिर चैतन्य महाप्रभु, हम जानते हैं 1486 से 1533 के बीच में है। फिर गुरु नानक देव जी हैं 1469 से 1538 के बीच में ये है। और रामकृष्ण परमहंस जी 1836 से 1886 से। आप कंटेम्प्रेरी के लिए इनका स्टार्टिंग का सन याद रख सकते हैं, जैसे मीराबाई 1499 के लिए है, जस्ट अ सेकंड, तुलसीदास जी 1532 के लिए है, चैतन्य महाप्रभु जी 1486 में है, गुरु नानक जी 1469 में है और रामकृष्ण परमहंस जी 1836 में। 1499, 1486 और 1469, ये आप कह सकते हैं कि बहुत क्लोज है इनका, जिनमें मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और गुरु नानक देव जी हैं। फिर तुलसीदास जी 1532 में है और रामकृष्ण परमहंस जी 1836 में। अब बात करते हैं, अकबर ने कुछ टाइटल दिए थे, जैसे एक था जरी कलम और एक था सीरी कलम, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, जबकि सीरी कलम की उपाधि दी थी चित्रकार अबुस्मत को। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, जरी कलम और सीरी कलम। सीरी कलम अपने चित्रकार को दी थी उन्होंने, अबुस्मत, और जरी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, मेरे ख्याल से ये भी चित्रकार ही थे, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अमात्य आय व्यय का जो लेखा जोखा रखता था, अमात्य कहलाता था। राजकीय पत्रों की भाषा शैली को देखने वाला वाक्यानविश कहलाता था। विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। सेनापति सर ए नौबत कहलाता था। दान का जो अध्यक्ष था वो पंडित राव कहलाता था। और न्यायाधीश 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक प्रकार की मंत्री परिषद है, जिनमें पदाधिकारियों के जो कुछ नाम थे, उनका कार्य किस प्रकार था उससे इसका संबंध है। जैसे अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, वाक्यानविश राजकीय पत्रों की भाषा शैली को देखने वाला, सुमंत विदेश मंत्री, सरे नौबत सेनापति, पंडित राव दानाध्यक्ष और न्यायाधीश। नेक्स्ट बात करते हैं आमिर खुसरो, ये काफी बार पूछा जाता है, पटियाली, एटा में इनका जन्म हुआ था 1253 में। अमीर खुसरो तूतिया हिंदी के नाम से जाने जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रहा है इनका योगदान हिंदी खड़ी बोली में। अमीर खुसरो 1253 में इनका जन्म हुआ था, पटियाली, एटा।
जनपद उत्तर प्रदेश में। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे काफी पूछी जाती है, जैसे ख्वाजा ए नुह फुतुह। आप ये फुतुह से ध्यान रखिएगा। हालांकि एक दो बुक और है जिनमें ये फुतुह है, लेकिन अपनी एक मेमोरी बनाने के लिए ख्वाजा ए नुह फुतुह। नेक्स्ट है तुगलकनामा, इनकी ही लिखी हुई है। तारीखे अलाई, इनकी ही लिखी हुई है। ये तीन किताब इनकी अच्छे से याद रखिएगा, ख्वाजा ए नुह फुतुह, तुगलकनामा और तारीखे अलाई। ये तीनों अमीर खुसरो की लिखी गई है। उसके बाद देखते हैं ग्राम प्रशासन दक्षिण में, ये पल्लवों द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन चोलों ने इसको जो है लोकप्रिय बनाया और इनके समय यह केंद्रीय प्रशासन से मुक्त भी था, स्वतंत्र रूप से काम करता था। देखिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ग्राम प्रशासन चोलों की देन है। देखिए ग्राम प्रशासन पल्लवों की देन है, लेकिन चोलों के काल में उनको ख्याति मिली, और ख्याति इस प्रकार से मिली कि वह पूर्णतः या आंशिक रूप से आप कह सकते हैं केंद्रीय प्रशासन से मुक्त रहते थे, अपना कामकाज स्वयं चलाते थे। उसके बाद बात करते हैं कि एक विधिवेत्ता आते हैं मध्यकाल के, जिनका नाम है विज्ञानेश्वर। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मिताक्षरा, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका है। ये ध्यान रखिएगा, यानी क्वेश्चन किसी प्रकार से भी बन सकता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो टीका है वह है मिताक्षरा, और इस मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। जबकि दाएं भाग लिखी है जिमूत वाहन ने। दाएं भाग, ये ध्यान रखिएगा, दाएं भाग के लेखक है जिमूत वाहन और मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका है। उसके बाद देखते हैं 1906, जब भी आपके ध्यान में आता है, अगर जब आपने अच्छे से पढ़ी है मॉडर्न इंडिया, तो आप जानते हैं कि ढाका में वकार उल मुल्क, उस समय जो बंगाल के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में वकार उल मुल्क, ये मिंटो से मिलते हैं और अपना एक अलग से, मिंटो जो है इन्हें प्रेरित करते हैं कि आप अपना एक अलग से एक संस्था बनाएं जहां आपके समुदाय के लोगों की बातें सुनी जाएगी। और इसीलिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में यह बनाया गया। इसका पहला अधिवेशन अमृतसर में सर सैयद इमाम इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। देखिए कुछ किताबों में आपको डिफरेंट मिल सकता है, कहीं पर आपको मुश्ताक हुसैन भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको 30 दिसंबर 1906 याद रखना है। ढाका में ये नाम काफी आता है वकार उल मुल्क, और इसके कुछ और सदस्य हैं जिनके नाम हम अभी आगे देखेंगे। इसमें यह चीज है कि जो आगा खां थे उनको यहां पर परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था 1908 के अधिवेशन में। हालांकि स्थापना 1906 में हो गई थी, लेकिन 1908 में जो इनका ऑफिशियल अधिवेशन हुआ अमृतसर में, वहां पर परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था। मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है, आप जानते हैं मोहम्मद इकबाल जो इनकलाब शब्द के प्रयोग करता है, इन्होंने इनकलाब शब्द प्रयोग किया था, मोहम्मद इकबाल। इनकी पुस्तक है बंग ए दरी। ये किताब ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन बनेगा आपसे कि बंग ए दरी के राइटर कौन है। बंग ए दरी लिखी है मोहम्मद इकबाल ने। उसके बाद आप किताब अच्छे से जानते हैं, इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी, आप लिख लीजिएगा, नहीं पता है तो। दादा भाई जी की है, दादा भाई नौरोजी की है। अब ये तो सभी को पता है, लेकिन इसका डेट आप याद रखिएगा, ये 1901 की है। अभी आपके पास आ गया तो 1901 में ये आया हुआ है PYQ में, तो नाम नहीं पूछा है, सिर्फ डेट पूछी है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यूटी में राष्ट्रपति शासन, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हम अमूमन ऐसे आर्टिकल पढ़ते नहीं है, लेकिन पॉलिटी में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। यूटी आप समझते हैं, यूनियन टेरिटरी में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो आर्टिकल 239 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 239 में यूटीज में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। जो पार्लियामेंट है यूटीज में विधानसभा गठित कर सकती है, यह प्रावधान 239A में है। ध्यान रखिएगा, यूटीज में राष्ट्रपति का शासन लगाया जाए वह आर्टिकल 239 में है, जबकि संसद विधानसभा गठित कर सकती है यूनियन टेरिटरीज में, यह आर्टिकल 239A में है।
आप जानते हैं वी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक प्रमुख थे, सलाहकार थे, माफ कीजिएगा, विधिक सलाहकार थे, जो विधिक मामलों पर संविधान सभा को अपनी सलाह देते। ये इसके सदस्य तो नहीं थे, परंतु एक शिक्षित व्यक्ति थे, इसलिए इनको शामिल किया गया था। इन्होंने एक प्रारूप तैयार किया था। उस प्रारूप पर डिस्कस करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिनकी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को तैयार हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपको 7 के 7 मेंबर इनके पता होने चाहिए। मेरे ख्याल से आपको पता होंगे, नहीं है तो एक क्वेश्चन वहां से भी बनता है, पर ये क्वेश्चन काफी पुराना हो गया, अधिकतर बच्चों को ये पता है। आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और 21 फरवरी 1948 को ये रिपोर्ट तैयार हो गई, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रस्ताव को तैयार किया था वी एन राव ने। अब देखिए यहां पर मैंने अलग अलग राज्यों की लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स लिखी है। यहां पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, तो आप सबसे जानते ही हैं। एक तो 3 नंबर में ध्यान रखिएगा, अमूमन पूछ भी लिया जाता है। पीवाईक्यू के तो आपको सारे याद करने हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। बाकी इनका एक चार्ट मौजूद है, मैं आपको चार्ट से बता दूंगा। आप उत्तर प्रदेश और ये 2-3 जो स्टेट्स हैं उनका आप ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 48 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 42 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें। अब देखिए जैसे ये 8वीं योजना में जीडीपी वृद्धि दर 5.6% थी। मेरा रिकमेंडेशन आपको यह है कि आपको 12th जितने भी प्लान है, 12 प्लान है, पंचवर्षीय योजना, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या टारगेट है, टारगेट जीडीपी कितना है परसेंटेज में, क्या क्या अचीव किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए आप एक चार्ट बना सकते हैं, एक पेज का A4 शीट में, जहां पर आप सेक्शन वाइज लिख सकते हैं और बहुत काम इजी हो जाएगा आपका। ये देखिए आ चुका है कि 8वीं योजना में जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी, तो 5.6 थी। आरजे चलैया समिति काफी पूछी जाती है इकोनॉमी वाले सेक्शन से। सन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये किस क्षेत्र से संबंधित है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कर सुधार से संबंधित है। और चालू खाते में अगस्त 1994 से आप जानते हैं परिवर्तनीयता की गई है। परिवर्तनीयता की गई है चालू खाते में अगस्त 1994 से। सेवा कर कभी कभार पूछ लिया जाता है। सेवा कर भी आपको 1994 वित्तीय वर्ष 1995 में देखने के लिए मिलता है। सेवा कर का इंट्रोड्यूस हुआ जब। अब ये जो एमएसपी है, ये लास्ट में एग्जाम जब होगा उसमें आपको मिल जाएगी। बहुत सारे साइट्स में आपको, या मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा इसमें स्पेशली। उसमें आपको हर एक फसल के लिए एक एमएसपी है, वो आपको पढ़ना है। फिर बहुत बार आने वाला एक प्रश्न है नाफेड। 2 अक्टूबर 1958 स्थापना हो रही है और आई थिंक नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाफेड 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना हो रही है। देखिए लिंगानुपात, स्त्री संख्या पुरुषों से अधिक वाले राज्य, ये चूंकि बहुत लेटेस्ट था इसलिए मैंने इसको नोट नहीं किया है। कहीं ना कहीं जब जनगणना 2011 पे एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, उस दौरान मैं अच्छे से आपको डिस्कस कर दूंगा जो कौन कौन से एस्पेक्ट्स पूछ सकते हैं आयोग, या आयोग ने अभी तक जो पूछे हैं। फॉर एग्जांपल यही है, जैसे लिंगानुपात, स्त्री संख्या पुरुषों से अधिक वाले राज्य, जहां स्त्री की संख्या पुरुषों से अधिक है वो राज्य।
देखते हैं, अभी फैक्ट देख लेते हैं जो आपको सिर्फ रटने हैं या हूबहू आ सकता है। स्वेज नहर आप जानते हैं बहुत न्यूज में रही है पिछले 2-3 साल से। इसके इंजीनियर पूछ लिए जाते हैं, वो इंजीनियर है इसके फर्डिनेंडे डी लेस्प्स, फर्डिनेंडे डी लेस्प्स या लेस्पे से आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बस याद रखना है। 1869 में ये 168 किलोमीटर लंबी है और 15 घंटे तो आप हटा दीजिए, बट इसका डिस्टेंस याद रखिएगा, कहीं 169 भी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 169 भी दिया गया है, ये भी हटाइए आप। इडुक्की परियोजना याद रखिएगा, पेरियार नदी पर है और ये केरल में है, यह याद रखिएगा। ज्यादा वीडियो लंबी बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर जो आप एक बार या 2 बार देखना चाहें तो आप तुरंत जल्दी से देख लें, 1.5 पे आप देख सकते हैं तो आपको रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे से। देखिए मिसाइल्स में बड़ा दिक्कत होती है। पृथ्वी जो 1 मिसाइल है वो सरफेस से सरफेस मिसाइल है, और पृथ्वी जो 2 मिसाइल है वो वायुसेना के लिए। पृथ्वी 2 भी सरफेस से सरफेस ही है, लेकिन ये डेडिकेटेडली वायुसेना के लिए बनाई गई पृथ्वी 2, जबकि पृथ्वी जो मिसाइल है वो सरफेस से सरफेस मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप इस वाले क्वेश्चन को हटा सकते हैं, आईएनएस प्रहार, ये 1995 सितंबर में जल स्थान थी, ये हटा सकते हैं अभी आप, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए बुरुंडी एक देश है, आप जानते हैं अफ्रीकन कंट्री है बुरुंडी। यहां पर एक हुट्टू कबीला है, हुट्टू कबीला है, ये टुटुसी कबीला भी इसको कहते हैं, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा हुट्टू कबीला, ये पीवाईक्यू में आ चुका है। बुरुंडी एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है, टुटुसी कबीला वहां पर मौजूद है। और यूरो मुद्रा जो वहां की एकल मुद्रा है, यूरो मुद्रा, यूरो करेंसी है जो, वो मॉस्ट्रिच संधि 1991 द्वारा स्टैब्लिश हुई है, ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। मॉस्ट्रिच संधि 1991 द्वारा यूरो करेंसी उन्होंने अपनाई है। एक ट्राइब है या एक जाति है, एक जनजाति है चकमा, जो कि बांग्लादेश में मौजूद है। ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं, रिपीट कई बार आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं। चकमा बांग्लादेश में मौजूद है। बुक देख लेते हैं, काफी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप आसानी से देख सकते हैं, माफ कीजिएगा। खुशवंत सिंह देखिए, ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस, दिल्ली, नॉट अ नाइस मैन टू नो, माई ब्लीडिंग पंजाब, नोट्स ऑन द ग्रेट इंडियन सर्कस, विमेन, लव एंड लस्ट, मेमोरीज ऑफ मेडिनेस, वुरियल एट सी, ये सारी बुक्स हैं, आप आराम से पॉज करके इनको देख सकते हैं, कहीं पर नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। आप जैसा जानते हैं कि बुक्स भी पूछी जाती है, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि जो करंट अफेयर की आप बुक पढ़ेंगे, आई दृष्टि आप पढ़ रहे होंगे, अभी आ चुकी है, पढ़ते रहिए उसको धीरे धीरे, मैं भी उसकी क्लासेस ले रहा हूँ। आपको देखना है तो ऐसे आधे घंटे की उसकी एक वीडियो होगी, डेली उसकी एक वीडियो आएगी, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप खुद भी पढ़ें, उससे काफी हेल्प होगी, आपकी रीडिंग स्किल काफी इंप्रूव होगी उससे, और अल्टीमेटली आपको जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल होना, अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एक बार ही देख के क्वेश्चन को देख के आप समझ जाएं, आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो इसलिए आप पढ़ने की हैबिट डालें, साथ साथ उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये जितने भी बुक्स हैं वो आपको आई दृष्टि की किताब से मिल जाएंगी, वो आप याद कर सकते हैं, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं अभी सेक्शन को। अब देखिए ये शेख नूरुद्दीन वली की दरगाह पूछ लेते हैं, चरारे शरीफ, ये शेख नूरुद्दीन वली की दरगाह है, चरारे शरीफ, शेख नूरुद्दीन वली की दरगाह, ध्यान रखिएगा, चरारे शरीफ, शेख नूरुद्दीन की यह रचना है। जिसका निर्माण कराया है जैन उल अबिदीन, ये कश्मीर में। देखिए अबिदीन हम जानते हैं, इन्हें आधुनिक अकबर के नाम से भी जाना जाता है मेरे ख्याल से, या कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, जैन उल अबिदीन। इन्होंने ही चरारे शरीफ का निर्माण कराया, और ये शेख नूरुद्दीन वली की दरगाह है, ध्यान रखिएगा।
देखिए फूलन देवी आप जानते हैं, फूलन देवी, इनकी गिरोह को दस्यु गिरोह या एकलव्य सेना भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जनरल नॉलेज की चीजें हैं ये। फूलन देवी, दस्यु गिरोह या एकलव्य सेना कहा जाता था। कल्पना चावला जो एस्ट्रोनॉट थी आप जानते हैं, 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा सर। अब देखिए काफी टूर्नामेंट पूछा जाता है कि किस खेल से रिलेटेड है, जैसे, और ये काफी क्वेश्चंस बनते हैं, आपने देखा भी होगा और जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो फुटबॉल की बात करें, ये सारे कप फुटबॉल से संबंधित है, जैसे रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, फेडरेशन कप, सुव्रत कप, कलिंग कप, नई दुनिया ट्रॉफी। ये ट्रॉफी आपको ध्यान रखनी है कि फुटबॉल से रिलेटेड है। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, फेडरेशन कप, सुब्रत कप, कलिंग कप और नई दुनिया ट्रॉफी, ये फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफीज हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है वो 1930 में मॉन्टेवीडियो उरुग्वे में हुआ है। उरुग्वे की कैपिटल है मॉन्टेवीडियो। आप कुछ भी प्रोनाउंस करें इसको, एक बार देख लीजिएगा। उरुग्वे साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा आपको। ध्यान आपको ये रखना है कि फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, देखिए 2023 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ है ओडीआई का, उसमें आप मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच फाइनल में, फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप बारबाडोस में हुआ है, इंडिया जीता, उसमें मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप सिर्फ इस एस्पेक्ट में मत घूमिएगा कि आपको क्रिकेट से ही सवाल आएंगे, आपको फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप भी ध्यान रखना है। काफी क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो जहां भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, आपको इस तरीके से अपना माइंड सेट करना है कि आपको ध्यान रहे। देखिए हम हर बार पढ़ते हैं और पीवाईक्यू में आया भी है, दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रथम देविका रानी कोरिक को दिया गया था। देविका रानी कोरिक को 1969 में दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 1969 पहला दिया गया था देविका रानी कोरिक को, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 में देविका रानी कोरिक को। अब ये एक शब्द है आयरन, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि किस गेम से संबंधित है, तो जो आयरन जो शब्द है वो गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ एक खेल है, आपने देखा होगा, काफी वेस्टर्न कंट्री में काफी फेमस है गोल्फ। आयरन शब्द उस खेल से संबंधित है। देखिए न्याय दर्शन आप जानते हैं, छह दर्शन है। न्याय दर्शन की परवर्ती होती है बाद की शाखा, उत्तरवर्ती बाद की शाखा कह सकते हैं आप, परवर्ती। नव्य न्याय बाद की शाखा, नव्य न्याय गणेश उपाध्याय इसके जो है फाउंडर हैं कह सकते हैं आप, और इनका एक ग्रंथ है इस नव्य न्याय दर्शन का, जिसको बोलते हैं तत्व चिंतामणि। कुछ भी सवाल बन सकता है आपसे। तत्व चिंतामणि के लेखक गणेश उपाध्याय आप लगा सकते हैं, या नव्य न्याय जिनके फाउंडर गणेश उपाध्याय हैं, इनकी एक किताब है तत्व चिंतामणि, ध्यान रखिएगा। और इनका जो मुख्यालय था वो मिथिला बिहार में और बंगाल के नवद्वीप में था। ये इसे आप हटा भी सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा ये तत्व चिंतामणि, फिर आपसे सवाल बन सकता है किताब बुक और उनके ऑथर से। तत्व चिंतामणि गणेश उपाध्याय नव्य न्याय दर्शन से संबंधित है। देखिए एन वोहरा समिति, समितियां काफी पूछता है आपसे आयोग। एन वोहरा समिति 1993, इसको आप बाद में याद रखिएगा। सबसे पहले इसका मटेरियल याद रखिए। अपराधियों और राजनीतिज्ञों की साठगांठ की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, एन वोहरा समिति। वोहरा समिति भी पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्ट, तो याद रखिएगा अपराधियों और राजनीतिज्ञों की साठगांठ से संबंधित समिति थी। और जब ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी गई तो केंद्र सरकार ने फिर एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तीसरी आंख, थर्ड आई। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थर्ड आई करके भी पूछ सकता है हिंदी में लिख के, ऐसे लिखिएगा थर्ड आई, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, क्योंकि आपने तो तीसरी आंख पढ़ा है, या आपको याद ही नहीं आएगा उस समय तीसरी आंख। तो याद रखिएगा थर्ड आई एक ऑपरेशन है, ये 90s के दशक में चलाया गया था, टू बी स्पेसिफिक 8 जून 1995 को, आफ्टर वोहरा समिति जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसका विषय था अपराधियों और राजनीतिज्ञों की साठगांठ।
तो इस प्रकार से ये 1 साल का PYQ है। मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल शॉर्ट रखा जाए इसको और चीज़ों को बिल्कुल लाइट किया जाए ताकि आप इजीली चीज़ों को याद कर पाएं और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाएं। और उसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसे 1.5 में स्पीड में आप इसको दोबारा देख सकते हैं और इसमें कुछ आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं या कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ मिस्टेक्स हो गई है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पर जाके लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और डेफिनेटली मैं उस पर काम करूंगा। इसी के साथ हम पॉलिटी का भी एक सेक्शन शुरू कर रहे हैं जिसमें कंटेम्प्रेरी हम चलाएंगे। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, देश का पॉलिटी और साथ में उत्तराखंड की पॉलिटी, जो कि काफी छोटी है। कुछ ज्यादा मटेरियल नहीं है लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।